class I will tell you about what? In today's class I will tell you about सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, वो भी एलिजी है। मैंने इस व्हाइट बोर्ड शेयर किया है जिसमें आई वांट टू टेल यू देयर इज टुडेज टॉपिक इज एलिजी। पहला पॉइंट तो ध्यान में रखना है कि एलिजी इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। व्हाट टाइप ऑफ? इट्स अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एंड एलिजी क्या होता है? अ टाइप ऑफ सॉन्ग composed on the death of someone, composed composed on the death of someone, someone, or the loss of uh, आवाज मेरी जा रही सबको क्लियर? और कोई रिस्पांस कर सकता है? अच्छा ठीक। तो जो एलिजी है उस एलिजी के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और the lost of anything or the lost of anything। एलजी एक ऐसा गीत होता है, एक ऐसी पोयम होती है जिसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ऑन द डेथ ऑफ समवन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द डेथ ऑफ समवन या और द लॉस्ट ऑफ एनीथिंग। इसका मतलब केवल ये नहीं कि कोई आदमी मर जाता है तो उसकी मौत पर जो गीत लिखा जाता है उसी को आप शोक गीत या एलिजी कहेंगे, बल्कि जो एलिजी है वह यह भी इंडिकेट करता है कि इफ यू हैव एनी लवेबल थिंग्स, इफ एनीथिंग इज वेरी नियर एंड डियर, या इफ एनीथिंग इज हाईली सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ एंड यू लॉस्ट दैट थिंग, then if you compose any poem on the losing of that thing, then that poem is also known as elegy। आपको पहला पॉइंट तो बहुत आराम से समझ में आएगा कि एलिजी का मतलब कि अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन। ये पॉइंट तो क्लियर हो जाता है क्योंकि जितनी एलिजी आपने पढ़ा है, चाहे ब्रेक 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 हो वह भी किसी की मौत पर रहा है, लिसिडास था वह भी किसी की मौत पर लिखा गया, एस्ट्रोफिल था वो भी किसी की मौत पर लिखा गया, को कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन की मौत पर लिखा गया। लेकिन आपको थोड़ा सा आई थिंक कि ये चीज लगेगा कि लॉस्ट ऑफ एनीथिंग कैसे हो सकता है। जब आप लॉस्ट ऑफ एनीथिंग की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड जो एलिजी लिखा गया है वह मैथ्यू ऑर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने कहीं ना कहीं लॉसिंग ऑफ कल्चर, लॉसिंग ऑफ वर्च्यू, लॉसिंग ऑफ गुडनेस, इन सब चीजों को लेकर के, ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है। चाहे वह डोवा बीच रहा हो, चाहे वह थायरिसिस पोयम उनकी रही हो, चाहे वह रग्बी चैपल रहा हो, यू विल कम टू नो उन सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या था? लॉस्ट ऑफ थिंग्स। तो लॉस्ट ऑफ थिंग्स को लेकर के अगर कोई आदमी पोयम को कंपोज करता है तो हु इज दैट पोएट? दैट इज मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड composed elegies on the losing of things, on the losing of things as goodness, वर्च्यू, गुडनेस को लेकर के, वर्च्यू को लेकर के, सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो कि उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के लिखा है। अगेन आई वांट टू टेल यू कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, एलिजी ज्यादातर क्या रहा है उनका जो है लॉसिंग ऑफ थिंग्स। और लॉसिंग ऑफ थिंग्स विक्टोरियन एज में लॉस ऑफ फेथ था, लॉस ऑफ वैल्यू था, लॉस ऑफ रिलेशनशिप था, लॉस ऑफ ह्यूमन काइंड था, जिनरोसिटी थी, कंपेशन था। वी फाइंड दैट कि लॉसिंग ऑफ दीज थिंग्स, गुडनेस का, वर्च्यू का, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल्चर का लॉस। तो उन्होंने जो पोयम लिखा है
कल्चर के लॉस को लेकर के उन्होंने जो पोयम लिखा है, गुडनेस के लॉस को लेकर के, वर्च्यू के लॉस को लेकर के, और साथ ही साथ और ऐसी तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने लिखा है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की खासियत रही है कि ही डिडंट कंपोज एलिजी ऑन द डेथ ऑफ समवन बट द लॉसिंग ऑफ थिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए, if you take the lost stanza of Dover Beach, and even the not the very beginning, but after passing some lines, you will come to know he talks about virtue, goodness, compassion, how much these things are important in our life. So you can just take the example some poems. एक poem उनकी है डोवर बीच, एक पोयम उनकी है थायरिसिस, एक पोयम उनकी है स्कॉलर जिप्सी। यू विल कम टू नो, इसके अलावा एक पोयम उनकी है रग बाई चैपल, RUGBY। सो मेनी पोयम्स टू मार्गेरीट, रग बाई चैपल। In these poems, you will come to know that the poet talks about losing of faith, losing of goodness, losing of virtue, losing of culture, compassion, beauty, kindness, generosity, all these things जो human relationship रहा है, we lost it in Victorian era, and the poet talks, a poet composes poem taking these issues, taking these subject matter। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताएंगे कि एलजी को लेके मैंने आपसे कहा था कि एलजी इज अ पोयम कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन। तो मैं इसके रेफरेंस में एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि कोई भी पोयम अगर आप लेंगे कि इफ यू टेक ब्रेक 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 कंपोज्ड बाय टेनिसन, कंपोज्ड बाय टेनिसन, टेनिसन किसकी मौत पर? कंपोज्ड बाय टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ हिज बोसम फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम, ऑन द डेथ ऑफ हिज bosom friend Arthur Henry Hallam, Arthur Henry Hallam। So you will come to know that the poet composes an elegy on the death of his bosom friend Arthur Henry Hallam, written by Tennyson, and the title of the elegy is Break, Break, Break। So this is an example related to the first point of today's lecture। जो आज का लेक्चर है उसके फर्स्ट पॉइंट को लेकर के कि कैसे गया है। इसके अलावा यू विल कम टू सो मेनी एलिजीज। इफ आई टॉक अबाउट जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन, कैन यू टेल मी जॉन मिल्टन ने कौन सी एलिजी लिखी थी? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? जॉन मिल्टन का, इफ आई टॉक अबाउट जॉन मिल्टन लिसिडास ऑन द डेथ, या 1637, ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, on the death of Edward King। An example of pastoral elegy, अभी मैं ये I'm not telling you the types of elegy, I'm telling you कि how do you find losing of faith and the death of someone। Then you will come to know there is an other elegy, that is Astrophel। Astrophel is the name of elegy। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप प्लीज साइलेंट अपने आप को म्यूट करिए। Astrophel, Astrophel is an elegy composed by Edmund Spenser on the death of Sir Philip Sidney, on the death of Sir
Philip Sidney. So you will come to know these are the elegies which are highly significant, जहां पे हमें ये चीज देखना है. And other elegy you will come to know composed by whom? पीबी शेली. पीबी शेली ने जो elegy लिखा on the death of John Keats, क्या नाम था उसका? Adonis. If you write it Adonis, Adonis is an elegy composed by P.B. Shelley on the death of John Keats. On the death of John Keats. So what I want to say, what I want to tell you, you will get these points, ki how much these points are significant. Why I am giving the example? These questions have been asked कि किसने लिखा, किसकी मौत पर लिखा. एक तो क्वेश्चन ये बनता है. दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एलिजी की डिफिनीशन क्या है. तो जब भी एलिजी की डिफिनीशन आएगी तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि दोनों बातें आना चाहिए कि अ टाइप ऑफ पोयम composed on the death of someone or the loss of anything which is very lovable, which is highly significant in the life of someone, या from the perspective of society, you will come to know कि उसका अपना एक importance रहा है. एक और एलिजी जो पूछी जाती है, that has been written by whom? That has been written by Walt Whitman. This is the name of the writer, Walt Whitman. The name of the LG is O Captain, My Captain. O Captain, My Captain. किसकी मौत पर? वॉल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन. ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन. ABRAHAM, अब्राहम लिंकन. LINCOLN. So remember these points. These points are undoubtedly highly significant. You have to try to get the fact related to elegy. कौन लिखा, किसकी मौत पर लिखा, all these things, and you will come to know ये जो रहा है, ये एलजी ultimately just presents Abraham Lincoln as a champion, as a hero of America when America was facing trouble, problem, especially civil war. Then how, what the role has been played by this man, you will come to know. Second important point, which is highly significant, that is what I would like to give one more example. W.H. Auden ने लिखा हुआ है, कि यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है. W.H. Auden wrote in memory of W.B. Yeats. In memory of W.B. Yeats. It is also it's an example of modern LG. Later I will tell you in this lecture what is the difference between traditional LG and modern LG. तो ये जो पोयम है डब्ल्यू बी येट्स, डब्ल्यू एच ऑर्डन का, on the death of W. B. Yeats, the name of the poem is In Memory of W. B. Yeats. This is the name of the poem, and it's an elegy. I will tell you in what way this LG is important. Yeah, what is the basic characteristics of modern LG? How modern LG differentiates with traditional? You will come to know. So these are the points, या these are the things जो आपको ध्यान में रखना है. इसके बाद अगर और कोई चीज आती है तो एक और डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना है कि एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग. एलिजी इज अ
लैमेंटिंग सॉन्ग। यह तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग। एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें कोई ना कोई विलाप करेगा, रोएगा, चाहे वह रोता है, इधर ही लैमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लॉसिंग ऑफ एनीथिंग, यू विल गेट द एलिजाइक टोन, elegiac note of human misery. Just I would like to write here कि जो भी एलिजी होगा उस एलिजी में एलिजाइक एलिजाइक टोन एंड नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, नोट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन माने मानव, मिजरी माने उसके कष्ट, जो मानव से संबंधित कष्ट है, जो उसके दुख हैं, उसका कहीं ना कहीं जिक्र जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। और कहाँ पे देखने को मिलेगा? एलजी में देखने को मिलेगा। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाई एलजी। दूसरा चीज, जो एलजी की शुरुआत होती है वो ऐसा नहीं होता कि सीधे इंग्लैंड में होती है। कोई भी लिटरेचर जो शुरू हुआ वो ग्रीक और रोम से ही आया है। और जब ग्रीक और रोम से एलजी की शुरुआत होती थी तो उसके लिए एक जो है परमानेंट मीटर वहां पर होता था। और जिस मीटर में वह लिखी जाती थी वह कौन सा मीटर होता था? हेक्सामीटर। और पेंटामीटर में उसकी लाइनें होती थी। रिमेंबर दैट कि इन ग्रीक, नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्रीक एंड रोम एलजी हैज स्पेसिफिक मीटर। वह एक स्पेसिफिक मीटर या फिक्स्ड मीटर, वह जो मीटर होता था वह कौन सा होता था? दैट वाज हेक्सामीटर, HEXAMETRE, हेक्सामीटर, METRE है वो। और पेंटामीटर, हेक्सामीटर और पेंटामीटर में लिखा जाता था। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 फीट और 10 syllable। पेंटा मीन्स 5 फीट और 10 syllables। जो हेक्सामीटर होता है, HEXAMETRE, हेक्सामीटर का मतलब 6 फीट और 12 syllable, 12 syllable, 6 फीट और 12 syllable। यू विल कम टू नो कि ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट आर दीज पॉइंट्स? की ग्रीक में, रोम में जब एलजी आई है तो वह पार्टिकुलर मीटर में रही है। और वह मीटर क्या था? हेक्सामीटर और पेंटामीटर। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, एलजी की भी शुरुआत जो है इंग्लिश लिटरेचर में चौसर को ही दिया जाएगा। द क्रेडिट गोज टू चौसर। जब भी इंग्लिश लिटरेचर की बात होगी तो वो किसको दिया जाएगा? चौसर को दिया जाएगा। सॉनेट का तो क्रेडिट उनको नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपको याद होगा, अभी कल आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कल तो नहीं मतलब परसों, जब आपने पूछा था कि आखिर लिरिक का क्रेडिट किसको दिया जाएगा, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि लिरिक का क्रेडिट भी आपको किसको दिया जाना है? चौसर को ही दिया जाना है। चौसर ऐसा नहीं था कि लिरिक नहीं लिखे थे, उन्होंने लिरिक कंपोज किया। हो सकता है वो जो लिरिक कंपोज किए हो एलिजाबेथन एज की तुलना में उतना म्यूजिकल ना हो, बट ही स्टार्टेड टू कंपोज लिरिक। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, द क्रेडिट गोज टू चासर टू कंपोज एलिजी। और उन्होंने जो एलिजी लिखा है वो यू विल कम टू नो वह उनका ड्रीम एलिगरी के रूप में रहा है। और उसमें आप पाएंगे, उसमें एक है द पर्ल, PEARL, द पर्ल एंड चाउसर्स, चाउसर्स
बुक ऑफ डचेस, या जी मैडम, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू विल कम टू नो, चौसर जो है, यहाँ पे मैंने दो लिखा, द पर्ल दूसरे का है, बीड मैन, परहैप्स आई एम मिसिंग द पार्टिकुलर, आई डोंट नो। यू विल कम टू नो कि द पर्ल, ये जो रहा है एलजी प्रॉपर वे में आने से पहले, एडमंड स्पेंसर के आने से पहले जो एलजी और आई हुई है वो द पर्ल रही है। और चासर का क्या रहा है कि बुक ऑफ डचेस। इसमें जो है एलजी रही है, और जो एलजी रही है वह किस रूप में रही है, यू विल कम टू नो कि वो एलजी उसमें रही है, ड्रीम एलिग्री के रूप में। और इसमें मेडिवल एग्जाम्पल या मेडिवल एलजीज रही हैं। द पर्ल एंड चौसस बुक ऑफ डचेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल एलिजीज, आर एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल एलिजीज। हाँ, are an example of medieval elegies in allegorical form, in allegorical form, इन एलिगोरिकल फॉर्म। बस आप लोग एक मिनट मुझे समझ दीजिए, मैं थोड़ा सा बता दूं खाना क्या बन रहा है उसके बाद। रेशमा, ऐसा है कि सबसे पहले तो जो जैसे तुम जो बना के गए थे वो सब चीजें वैसी उसको हटा देना पूरा, उस दिन का है। दूसरा चीज ये करो कि भिंडी है ना उसमें, हाँ। भिंडी बना दो, भिंडी बना दो, रोटी, हाँ, भिंडी दाल चावल बनेगा तो? नहीं, दाल चावल वगैरह कुछ नहीं, भिंडी बनाओ और क्या नाम है, रोटी बनाओ, और एक रोटी रोटी बनाना, चटनी बनाओ, इतना करो। और सब्जी में देखो, और कोई खराब होने वाली सब्जी नहीं, पालक लाए थे? नहीं, पालक सब कल लाए थे। पालक के साथ उसमें मटर भी है, तो चाहे पालक और मटर अलग कर देना, खराब ना हो देख लेना। और सलाद का वो काट देना। और इसमें दही रखी होगी, दही निकाल देना, दही बहुत ठंडी है, दही ताकि जो अभी यूज हो जाए, ठीक है, दही बाहर निकाल सकते। दूध बॉयल कर देना, दूध जो है कल से हमने बस एक बार बॉयल किया, तो वैसे वही पड़ा हुआ। ये आवाज जा रही मेरी, या आर यू गेटिंग माई? अच्छा, 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 ओके। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू विल कम टू नो कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं कि एडमंड स्पेंसर के जमाने से एलजी की शुरुआत हुई है। एलजी का जो कंपोज किया गया चौसर के टाइम में, चौसर ने भी किया है, चौसर से पहले जो है द पर्ल नाम की एलजी आई हुई है। और ये सब मेडिवल एलजीज रही है, और किस फॉर्म में रही है, ड्रीम एलिगो, मतलब ड्रीम एलिगरी। तो यहाँ पे एक शब्द आपको आ रहा है कि ड्रीम एलिगरी क्या है। सबसे पहला चीज कि ड्रीम एलिगरी वह एलिगरी होता है जब आप जो है दिन में ही ख्वाब, जिसको आप कहते हैं दिवा स्वप्न, दिन में ही आप ख्वाब देखते हैं, और उसके बाद उसमें आप ये देखते हैं कि चीजें घटित हो रही, मतलब आप जो है किस कंडीशन में होते याद होगा कि और उसके साथ साथ जो आप देखते हैं उसमें एक ऐसी स्टोरी चलती है, उसी के पैरेलल एक और स्टोरी, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी विच कंटेन्स सेकेंडरी मीनिंग, जिसमें सेकेंडरी मीनिंग भी रहेगा। लेकिन एलिगरी से पहले, एलिगरी मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन एलिगरी से पहले एक वर्ड आया है ड्रीम। और अगर आपको याद होगा कि चार्ल्स लैम्ब का एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, वो जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो रेवरी है। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। आई वुड लाइक टू राइट हियर, देयर इज अ वर्ड रेवरी। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। दिन में जब आप ड्रीम को देखते हैं, चार्ल्स लैम्ब जो है बैठे हुए हैं अपनी बहन के बगल में, जो उनकी बहन मेंटली डिसऑर्डर है, और आपको ये देखने को लगेगा कि रियली में लैम्ब में क्या क्या मतलब होती है कि वो अपनी बिलव्ड के बारे में, बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे ही जब एलिगरी जो है, या जो एलिगरी की स्टोरी है, या जो घटना है, जो कैरेक्टर्स है, जो उसका नरेट करने वाला है, जब वह उसको डे डे में देखता है, या
एक ड्रीम की शक्ल होती है लेकिन वो डे में उसको देखता है, तो वह चीज क्या कही जाती है? मतलब कि ड्रीम एलिग्री है। और ऑलरेडी वो एल्जाइक है, किसी की मौत पर लिखी गई है, या इस तरह की चीजें हैं। तो दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा अब आपसे आपको और क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एलिग्री है इन एलि सॉरी जो एलिजी है, इन एलिजी यू विल गेट सीरियस सब्जेक्ट मैटर। उसमें कहीं से भी यू विल नॉट गेट रिडिकुलस, पेटी इशूज, ट्रिफल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अ टाइप ऑफ पोयम which contains serious subject matter, serious subject मैटर। एक ऐसी पोयम है जो बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के बात करती है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर को इसमें लेके बात किया जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये जो सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें क्राइंग होगा, लैमेंटिंग होगा, वीपिंग होगा। All these things you will come to know, but except it there is some other thing जो हमें ध्यान में रखना है। वह कौन सी चीज ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ एलजी क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ एलजी में आपको देखने को मिलेगा, और वो जो टाइप्स ऑफ एलजी है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। टाइप्स ऑफ एलजी, जब भी आप टाइप्स ऑफ एलजी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पेस्टोरल एलजी के बारे में बात करना चाहिए। पेस्टोरल एलजी, जो पेस्टोरल एलजी है यह लैटिन वर्ड पेस्टर से आया हुआ है। ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं कभी ये बताया हूँगा कि यह ग्रीक वर्ड से आया हुआ है तो आई वाज रॉन्ग। यद्यपि मुझे याद है कि मैंने ऐसा नहीं बताया है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि पेस्टर वर्ड इज अ लैटिन वर्ड। पेस्टोरल वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड पेस्टोरल केम, द वर्ड पेस्टोरल केम फ्रॉम Latin word, from Latin word pastor, 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 and this pastor means shepherd and shepherdess. Sheperd, shepherd and shepherdess. Sheperd, shepherd and shepherdess. You will come to know कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हमें देखने को मिलता है। और वह कौन सी पॉइंट है कि शेफर्ड एंड शेफर्डेस को यह रिफर करता है या उस चीज को वो करता है। सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू या विच आई वांट टू टेल यू, दैट इज व्हाट कि ये जो शेफर्ड और शेफर्डेस होगा, अगर उसको लेकर के, उसकी लाइफ को लेकर के, उनकी जिंदगी को लेकर के, उनके यहाँ के कल्चर को लेकर के अगर एलजी लिखी जाती है तो इसका मतलब उनकी जो लाइफ होगी वह कैसी होगी? रूरल, विलेज एरिया, विलेजेस एंड कंट्री साइड ब्यूटी। सब कुछ वही है, बस शब्दों का खेल है। चाहे कंट्री साइड ब्यूटी बात करिए, चाहे रूरल कंट्री साइड ब्यूटी। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेस्टोरल एलजी एक ऐसी एलजी है जिसकी सेटिंग जो होगी वह कहाँ पर होगी? रूरल एरिया में होगी। जब अभी मैंने रेटरिक और प्रोसोडी पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि सेटिंग ऑफ द पोयम एक पॉइंट होता है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सेटिंग कहाँ है, रूरल में है, अर्बन में है। अभी जब मैं आपको एलजी पढ़ा रहा हूं तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ऐसी पोयम होती है जिसका पूरा का पूरा सेटिंग केवल और केवल कहाँ पे होगा? रूरल एरिया में। जब तक उसका सेटिंग रूरल एरिया में नहीं होगा, शेफर्ड और शेफर्डेस के बारे में बात नहीं होगी, तब तक हम उसको पेस्टोरल एलजी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो यू गेट व्हाट यू गेट कि उसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप
इन सब चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, ख़ास करके कि ये सब उसके एग्ज़ाम्पल हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर आर सम अदर पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, एंड दैट इज़ व्हाट, कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एलजी रही है जो इसका एग्ज़ाम्पल है, थॉमस ग्रेज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रेज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जो टॉमस ग्रे है, टॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ pastoral elegy. You will come to know the poet talks about villagers, and he warns the rich people, don't laugh at the condition of the poor people, because sooner or later you will also die, and you will also be the part of grave. वो ये कहते हैं, पोएट कहते हैं कि आपको जो है गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि आप भी मरेंगे और एक दिन कब्र का हिस्सा बनेंगे। लेकिन पोएट ने ये जो बात कही है वो शहर के कब्रिस्तान में बैठ करके नहीं कही है, बल्कि गांव का कब्रिस्तान है, इवनिंग टाइम है, और चर्च की बेल जो है बज रही है, और जो चर्च की बेल बज रही है वह इंडिकेट करता है सेटिंग ऑफ द सन। और जो जानवर हैं वो वो जो है फील्ड से घास वगैरह या जो भी उनका भोजन है उसको ग्रहण करके घरों को वापस आ रहे हैं। हिंदी में एक वर्ड होता है गोधूलि बेला, शाम का समय जब ऐसा ऐसा लगता है कि एक ऐसा बेला, एक ऐसा समय जब आसमान में या हमारे चारों तरफ ऐसा लगता है कि कुछ धूल सी उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, डस्ट वगैरह होता है, सेटिंग ऑफ द सन का समय होता है, ब्राइटनेस, वी डोंट फाइंड ब्राइटनेस इन द सन, या वी डोंट फाइंड ब्राइट सन, ऑल दिस थिंग, देन उस टाइम को, उस टाइम एक पोएट ऐसा है जो गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, और वो कहता है कि इनमें से कोई मिल्टन रहे होंगे, इनमें से कोई ओलिवर क्रॉमवेल होते, नॉट रहे होंगे, होते, अगर इनको मौका मिला होता। लेकिन ये गरीब या गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारे, और वो लोग जो है क्या हुए, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दे हैव गॉन, बट वी शुड नॉट laugh एट द कंडीशन ऑफ these पुअर पीपल, we should not laugh at the culture, the lifestyle, in what way they lived their lives. We should not laugh and once the rich people, कि one day you will also be the part of this grave. So here is what in that poem, जो कि प्री रोमांटिक एज में आया है, और मुझे लगता है कि जो मैंने कल टेस्ट लिया था शायद उसमें कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहे थे, एंड यू विल कम टू नो कि उसमें जो चीजें हैं जो वहां पे हमें देखने को मिलती हैं, वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, कि पूरी की पूरी पोयम में एक अपील है, पूरी की पूरी पोयम में एक रिक्वेस्ट है, और साथ ही साथ वार्निंग भी है, और वह जिंदगी की हकीकत से आपको रूबरू कराती है कि जो लाइफ है, यह जो लाइफ है यह कुछ दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन इस लाइफ पर आप इतराइए नहीं। इफ यू आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यदि आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो आपको इतराने की जरूरत नहीं है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, वो ये कहते हैं कि अगर आपका चांदी का चम्मच है तो दिस स्पून इज ओनली फॉर सर्टेन डेज, ओनली फॉर सर्टेन means you will come to know कि maybe 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, time will come when these things will slip from your hand, where you will not be the master, you will not be the owner, and whatever the life you got, it will come to end, and you will also be the part of grave, ये उनका। तो एक तरह से हमें वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी नजर आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी नजर आता है, कि पोएट शायद यह रिक्वेस्ट करता है कि समाज में जो गैप है उस गैप को हमें फिल करना है, और अगर गैप फिल नहीं होता है तो जो जिस श्रेणी में है कम से कम एक दूसरे का सम्मान करे, किसी का अपमान ना हो। ये सारे रिक्वेस्ट के साथ पोएट जो है एंड होती है। यहाँ से इसको मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि पोयम किसमें लिखी गई है,
The poem is composed in heroic couplet. The poem is composed in heroic couplet. कौन सी पोयम? एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एंड पब्लिश्ड इन 1571 एंड पब्लिश्ड इन 1751, 1751। मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पोयम है 1751 में पब्लिश होती है। और ये जो पोयम है इट्स एन एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। इस पोयम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, कामा डेमोक्रेटिक स्पिरिट and sympathy with poor people and sympathy with villagers who are no more in this world, with villagers who are no more in this world, WORLD, जो इस दुनिया में नहीं है। सो यू विल कम टू नो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, जो पूरी चीजें हैं, कैसे हु आर नो, या बोलिए। मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ। देखिए आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मुझे ये सुनाई पड़ा कि शायद आप लिख नहीं पा रहे हैं। मैं स्पीड में चल रहा हूँ। मैं अपनी स्पीड स्लो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड सिंपैथी विद द पुअर विलेजर्स, सिंपैथी विद द पुअर विलेजर्स। जस्ट आई वांट टू नो, और तो कुछ पोर्शन छूटा नहीं है? ठीक है, मतलब और कोई किसी का कोई भी मुझे रिस्पॉन्ड कर सकता है? ठीक है। हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। दूसरा चीज ये आपको ध्यान में रखना है, द पोएट wants the rich people not to laugh at the condition of the poor, at the condition of the poor। ये तो मैंने आपको समरी या क्रक्स बताया। मैंने बताया कि पोयम जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, 1751 में पब्लिश हुई है। उसका नाम एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट। इसके अलावा जो है, आप सारे लोगों ने लिख लिया था जो मैंने अभी इरेज किया है? जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट कि द पोयम इज कंपोज्ड इन क्वाट्रेन। द पोयम इज composed in quatrain, 4 lines stanza। जो पोयम है वह जो है क्वाट्रेन में है और 4 लाइन्स स्टैंजा में है। द पोयम इज कंपोज्ड इन क्वाट्रेन, 4 लाइन्स स्टैंजा।
किसी के यहाँ से देखिए आवाज आ रही बैकग्राउंड से, कितनी बार कहा गया है कि जो है प्लीज अपने आप को म्यूट किए करिए। ये एटिकेट है। आई डोंट थिंक कि आई शुड से अगेन एंड अगेन, इट शुड बी आर एटिकेट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ या जो बताना चाहता हूँ कि जो पोयम है, इस पोयम का टाइटल जो है, टॉमस हार्डी ने अपनी नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, पोयम का जो उनकी मतलब जो उनकी नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका जो टाइटल है वो उन्होंने इसी पोयम से लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉमस हार्डी हैज टेकन द टाइटल ऑफ द पोयम, द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल far from the madding crowd, far from the madding crowd, far from the madding crowd, from LG written in a country churchyard, from LG W से written, C से country, C से चर्चयार्ड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि बार बार वही बात हो रही है और बैकग्राउंड मतलब वॉइस तो मेरी है ही इसके साथ। तो यू विल रिमेंबर दैट कि इतने सारे क्वेश्चंस जो है वहां पे पूछे गए हैं, और ये एलजी इतनी पॉपुलर हुई थी कि इंग्लिश पीपल लर्न इट, दे लर्न इट बाय हार्ट, ऑलवेज दे रिसाइटेड दिस पोयम, दे whenever मतलब they chanted whenever they were going anywhere, they chanted and they asked uh, the concept of justice, equality, such a thing they found किया undoubtedly कि what a beautiful LG it is, जो एक पूरा मास को रिप्रेजेंट करे। इसमें किसी एक आदमी के लिए नहीं है, जैसे ब्रेक 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 में आर्थर हेनरी हैलम के बारे में है, लिसी डास में किसी एक आदमी के बारे में, एस्टॉफिन में किसी एक आदमी के बारे में है। यह एक ऐसी एलजी है जो ऐसा लगता है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच की जो दीवार थी या एक जो गैप था उसको खत्म करने का प्रयास रहा है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी उसको पाटने का प्रयास रहा है। इसमें एक रिक्वेस्ट है कि वी शुड नॉट लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, उन सबको लेकर के बात कही गई है। और इसीलिए यू विल कम टू नो व्हेन यू वर इन इंटरमीडिएट, then you got this particular poem, and even in BA first year in Kanpur University, in syllabus this particular LG is prescribed। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एलिजी। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो किसको लेकर के बताया है कि पैस्टोरल एलजी क्या होता है, पैस्टोरल एलजी की खासियत क्या होती है, उस चीज का जिक्र मैंने आपके साथ किया है। दूसरा चीज एलजी का एक और टाइप है जो हमें समझने की कोशिश करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है डर्ज, DIRGE, डर्ज। एंड व्हाट इज द डर्ज? या पेस्टोरल एलजी का एक तो एग्जांपल ये है कि एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिस पर अभी पूरी बात हुई लगातार। इसके अलावा जो लिसिडास रहा है वो भी पेस्टोरल एलजी है, जो जॉन मिल्टन का पहले से लिखवाया गया है। लिसिडास के अलावा अगर आप देखेंगे कि एक और पेस्टोरल एलजी मैंने जो एडोनिस रही है, एडोनिस पीबी शेली का, वो भी रहा है। ऑलरेडी एग्जांपल पहले बता दिया गया, यू हैव टू कैटेगराइज ओनली। इसके अलावा अर्नोल्ड का जो थायरिसिस है, रगबाई चैपल है, ये सबका सब किसका एग्जाम्पल रहा है? पेस्टोरल एलजी का एग्जाम्पल रहा है। और जो एक एलजी है वह कई लेवल पे उसका कैटेगराइजेशन होता है। जो एक पेस्टोरल एलजी है वही पेस्टोरल एलजी और भी कैटेगरी में शामिल की जा सकती है अगर उसमें वो खासियत है। मैं आगे चलूं? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डर्ज एंड यू विल कम टू नो जो डर्ज है, डर्ज के बारे में कहा जाता है या उसकी जो डिफिनीशन है, वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ,
जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीव दिखाया जाता है कविता के माध्यम से, कष्ट को या ग्रीफ को शेयर किया जाता है। वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, देन दिस इज व्हाट वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। जो आपके कष्ट हो, जब उन कष्टों को कविता का रूप दे दिया जाता है, वर्ष में उसको कहा जाता है, तब वो चीज जो है क्या होती है, दर्ज होती है। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं, बट ऑन द ओकेजन ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन's डेथ, बट on the occasion of a particular person's death, of a particular person's death, जो पार्टिकुलर पर्सन है, जब उनकी डेथ को शो किया जाता है, जब उनकी डेथ को प्रेजेंट किया जाता है या उस पर कोई लिखा जाता है, तो ये चीज जो है क्या होती है, वो होती है। और इसकी खासियत ये है कि जो दर्ज है यह शार्ट होती है, इट इज शार्ट, कामा लेस फॉर्मल, इसमें औपचारिकताएं नहीं की जाती है, बल्कि जो है जिसकी मौत पर आप कंपोज कर रहे हैं उससे आपका रिलेशनशिप फ्रेंडली होगा। तो हमें ध्यान में रखना, जो दर्ज होता है या शार्ट होता है और लेस फॉर्मल होता है। और साथ ही साथ करें, एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड एज अ टेक्स्ट टू बी संग, एज अ टेक्स्ट टू बी संग। और इसको टेक्स्ट में ऐसा जो है एक गीत के रूप में टेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाता है, एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, उसको दोबारा रखा जाता है किसी टेक्स्ट में, किसके रूप में किया जाता है, गीत के रूप में। खासकर जो है विलियम शेक्सपियर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, और आप इससे समझ सकते हैं कि जितनी डिफिनीशन आपको बताई गई है वो डिफिनीशन कितना आपके काम की। विलियम शेक्सपियर का एक एलजी है, एलजी क्या है, वो दर्ज है, जो कि उनकी ड्रामा में आता है। एक लाइन है, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, दाई फादर लाइज, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। यू विल कम टू नो, विलियम शेक्सपियर ने इसे किया, और उसका क्या नाम, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। यह एक छोटा सा गीत है, लेकिन यह जो गीत है, जब उसका फादर जो कि जो है मर्चेंट रहता है, जब वो डूब करके मर जाता है, तो उसकी बेटी, आई एम मिसिंग वेदर दैट वाज डॉटर और वाइफ, उसके याद में जो है एक एग्जाम्पल वहां पे उन्होंने दिया हुआ है, ऐसा नहीं पूरा नरेशन है, उसको कैसे विलाप करती है, कैसे रोती है। तो ये चीजें जो है, तो मैंने अभी आपको लिखवाया हुआ था कि जो डर जो होगा यह एलजी से छोटा होगा, नंबर वन पॉइंट, इट इज शार्टर देन एलजी। नंबर टू पॉइंट, लेस फॉर्मल, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है। जो रोता है और जिसकी मौत पर रोता है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत गहरा होगा। तो विलियम शेक्सपियर की एक लाइन, और दूसरा चीज, एक चीज मैंने ये बताया था कि इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट एज टू बी संग, इसको टेक्स्ट वगैरह में, जैसे ये अलग से कहीं से कंपोज किया रहेगा, लेकिन ये टेक्स्ट का कुछ हिस्सा होगा, और उस टेक्स्ट में एक उस सिंगिंग के पर्पज से वहां पे दोबारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीफ होगा। और मैंने बताया विलियम शेक्सपियर का एक है, फुल फेदम फाइव दाई फादर लाइज।
जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइन शायद एज यू लाइक इट का हिस्सा है, या उसमें आई है शायद, कि फुल फायदा फाइव दाई फादर लाई। तो ये चीज जो है, इसके अलावा जो है यू विल कम टू नो कि एक और राइटर है जिन्होंने अ, एक एक जो है विलियम कॉलिंस का है। विलियम कॉलिंस ने लिखा है, याद होगा, विलियम कॉलिंस का मैंने आपको या नहीं, विलियम कॉलिंस का क्वाय मिस्टेस नहीं, दैट इज अनदर पोएम, क्वाय क्वाय मिस्टेस इज अनदर थिंग। विलियम कॉलिंस का एक पोयम है जिसका नाम जो उन्होंने शेक्सपियर के उससे लिया हुआ है, अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलिन करके, उसका नाम है अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलिन, SHAKESP। मैं इरेज कर दूं ना, विलियम कॉलिंस का अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बेलिन, EARE सिम्बेलिन, CYMBELINE सिम्बेलिन। तो यू विल कम टू नो, ये भी चीज आपको देखने को मिलेगा वहां पर, कि विलियम शेक्सपियर का जो रहा है सिम्बेलिन जो था, वो उसमें रहा है। और ये किसने लिखा हुआ, विलियम कॉलिंस। तो ये दो एग्जाम्पल है जो आपको किसके रूप में ध्यान में रखना है, डर्ज के रूप में ध्यान में रखना है। और जब भी आप डर्ज को ध्यान में रखेंगे तो 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, शार्टर देन एलजी, लेस फॉर्मल, और तीसरा ग्रीफ। चौथा आपको क्या ध्यान में रखना है कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट टू बी संग, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट टू बी संग, इसको टेक्स्ट में रखा जाता है एक गीत के रूप में। एक और एलजी है, जो एलजी क्या है, जो डर्ज का ही एक दूसरा नाम है, उसको क्या कहा जाता है, थ्री नॉडी, THRENODY, थ्रीनॉडी, दिस इज द नेम। ये आपका समझ लीजिए लिटरेरी टर्म का भी काम कर रहा है, लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, जहां पे डर्ज के बारे में बात होती है, थ्रीनोडी के बारे में बात होती है, मोनोडी के बारे में बात होती है, पास्टोरल एलिजी के बारे में बात होती है। तो यू विल कम टू नो, ये सारी की सारी चीजें हम पाते हैं। तो देर इज अनदर वर्ड दैट इज थ्रीनोडी। बस 1 मिनट थोड़ा सा और चल रहा है मिक्सर। तो थ्रीनोडी जो होता है, इसके लिए आपको लिखना है, इट्स इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इट्स इक्विवेलेंट फॉर डर्ज, यह डर्ज के इक्विवेलेंट है, इट्स इक्विवेलेंट फॉर डर्ज। यू विल कम टू नो कि यह डर्ज के इक्विवेलेंट है। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि थ्रीनोडी इट्स इक्विवेलेंट फॉर डर्ज, जो डर्ज है उसी के समकक्ष ही आपका क्या है, थ्रीनोडी है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थ्रीनोडी का यूज ऐसे किया जाता है। देयर इज एन अदर टर्म, मोनोडी। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था तो आपको पहले शब्द पर जाना चाहिए, मोनो, मोनो माने सिंगल। मोनोडी जो है, यह एक ऐसा एलजी है जिसमें देर इज द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक आदमी की अभिव्यक्ति होगी, पूरी बात एक आदमी कहेगा। अटरेंस, अटरेंस माने एक्सप्रेशन, UTTERANC, अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। मोनोडी का मतलब ही होता है सिंगल, सिंगल पर्सन। You will come to know there is utterance of a single person, utterance of a single person, monody।
तो ये सारी की सारी चीजें। और अगर आप ये देखेंगे, ये जो रहा है मोनोडी वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो अलग से नहीं, बस आपको एक पॉइंट यही ध्यान में रखना है कि अट्रेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक आदमी ही विलाप करेगा। जॉन मिल्टन का जो लिसिडास है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मोनोडी। उसके अलावा जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का थायरिसिस जो है, जो उन्होंने अपने दोस्त एएच क्लफ की मौत पर लिखा हुआ है, वह भी जो है किसका एग्जाम्पल है, आपका मोनोडी का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्टन्स लिसिडास एंड अर्नोल्ड्स थायरिसिस, THYRSIS, थायरिसिस is an example of मोनोडी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एलजीज मैंने लिखा हुआ था, वो तो मैंने बताया है, लेकिन मैं कुछ चीजों को बता दूं कि जो आपका एक एलजी है, रग बाई चैपल, रग बाई चैपल जो है, एक किसकी मौत पर लिखा गया है, जो मैथ्यू अर्नोल्ड रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। और रग बाई चैपल, अर्नोल्ड wrote it on the death of his father, on the death of his father। अर्नोल्ड ने इसको, रगबाई चैपल को अर्नोल्ड ने अपने फादर की मौत पर लिखा है, जो किसका एग्जाम्पल है, पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभी आपको बताया गया था थायरिसिस, THYRSIS, थायरिसिस, अर्नोल्ड रोट it on the death of his friend, on the death of his friend Hugh Clough, ए सॉरी ए एच क्लफ, ए एच क्लफ का फुल फॉर्म ए एच क्लफ, CLOUGH, उनके दोस्त A.H. क्लफ। एक और एलजी रही है इनकी, जिसका नाम है स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी। ये जो स्कॉलर जिप्सी रही है, एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी, एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी, एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर हैज बीन टेकन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो अगली लाइन बता रहे हैं पीजीटी में। एंड इट्स सब्जेक्ट, JECT, सब्जेक्ट मैटर हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, DOGMATIZING, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। Its subject matter has been taken from the book Vanity of Dogmatizing।
कौन सा? ये स्कॉलर जिप्सी, हाँ मैथ्यू आर्नोल्ड का है। मैथ्यू आर्नोल्ड का ये है, और ये जो है इसमें जो बात बताई गई है वो किस किताब से लिया गया है? वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग नाम की एक किताब रही है, वहां से उस चीज सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उसको लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, एक अभी मैंने आपको एक और बताया था वाल्ट विटमैन का, और उस वाल्ट विटमैन का जो पोयम है उसका नाम था ओ कैप्टन माई कैप्टन। और वो जो लिया गया है मतलब उसका जो एलजी है वो किसका हिस्सा था? एक पोयम है, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। राइट डाउन दिस पॉइंट, ओ कैप्टन माई कैप्टन has been taken from the poem when लिलाक्स, इरेज कर दे रहे हैं, पोयम का नाम है व्हेन लिलाक्स, LILACS, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यार्ड ब्लूम्ड, डोरयार्ड ब्लूम्ड, यू विल कम टू नो। ये उसका एग्जाम्पल रहा या ये चीज रही है। रेशमा दूध गर्म किए हो, फटा तो नहीं है? ठीक। तो when lilacs lost in the dooryard bloomed, तो यू विल कम टू नो कि ये चीजें जो है एलजी का रहा है। जो मैंने जो है क्या किया, आपको पूरा कवर करा दिया, जो चीजें रही थी, जिन चीजों को आपको समझना चाहिए था। हाँ, एक पोर्शन रह गया, देखिए अभी दिमाग से स्लिप कर जाता। मॉडर्न एलजी, मॉडर्न एलजी की जो खासियत है, जो ट्रेडिशनल एलजी और मॉडर्न एलजी में जो अंतर है, उनमें अंतर यही है कि ट्रेडिशनल एलजी में जिसकी मौत पर कोई भी एलजी लिखी जाती थी, उस डेथ को ये माना जाता था कि इट्स अ बिग लॉस फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कम्युनिटी। लेकिन मॉडर्न एलजी में ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो आदमी था जो मर गया, ये कोई लॉस नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कंपेंसेशन है, मतलब उसको उसको उसकी जगह कोई ना कोई ले लेगा। तो एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, इन मॉडर्न एलिजी द डेथ ऑफ अ पर्सन is not treated in modern elegy. The death of a person is not treated as big loss for the community and society, for the community and society। कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए या कहीं से भी बिग लॉस नहीं माना जाता। एक जो इम्पोर्टेंट सबसे पहलू आता है, वो हमें समझने की कोशिश करना है कि इट्स नॉट अ बिग लॉस फॉर द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब सवाल उठता है, अगर यह कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए अगर ये बिग लॉस नहीं है, देन व्हाट इज दिस? उसको क्या किया जाता है? उसको एक नॉर्मल डेथ के रूप में माना जाता है, और ये नहीं कहा जाता कि इट्स सच अ टाइप ऑफ लॉस विच कांट बी फुलफिल्ड, बल्कि ये दिखाया जाता है इट्स अनडाउटली इट्स अ लॉस बट इट कैन बी फुलफिल्ड। द पीपल डोंट टेक द पीपल डोंट टेक द पीपल don't take the death of
of someone seriously, जिसकी मौत पर लिखा जाएगा उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। इसके पहले की चीज जितनी एलिजी थी, इवन ब्रेक 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 तक आप चले आएंगे, रग्बी चैपल या जो कुछ भी रहा है, उसमें डेथ को बहुत सीरियसली लिया गया है। लेकिन यहाँ पर डेथ को सीरियसली नहीं लिया गया, यह खासियत रही है। बस एक या दो लोग मुझे आप तुरंत का तुरंत इसको लेकर के अपनी बात रखिए कि आपको कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ताकि मैं 5 मिनट और मैं क्लास लूंगा और मैं उसमें द ईडल को बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी बताया था डब्ल्यू एच ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट, जब आपने क्लास ज्वाइन किया था उसी समय मैंने बता दिया था। डब्ल्यू एच ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स। एंड वेन एवर एनी वन आस्क क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो योर नेम। राकेश, मुझे पता चला कि राकेश नहीं, कृष्णा फ्रॉम प्रतापगढ़। हाँ, कृष्णा प्रतापगढ़, आवाज से पता चला। और किसी को कोई दिक्कत कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, गजेंद्र जी बताइए। हाँ, मैंने मैथ्यू अर्नाल्ड के लिए बताया था कि मैंने टेनिशन वहां लिखा है। हाँ, देखिए एक तो आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैंने ये कहा था कि उन्होंने एक बुक नहीं लिखा, उन्होंने एलिजी लिखा, एक पोयम लिखा जिसका नाम ब्रेक 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 है। और मैंने ये बताया है कि ये जो पोयम उन्होंने लिखा अपने दोस्त की मौत पर, आर्थर हेनरी हैलम। और आप सारे लोगों ने ग्रेजुएशन में इस पोयम को पढ़ा है, जितने लोग अटेंड किए होंगे कोई ऐसा नहीं जो ना पढ़ा होगा। तो ऑलरेडी उस पोयम की आपको समरी पता है। और मैंने उसमें ये बताया था कि ये जो पर्टिकुलर पोयम है यह आर्थर हेनरी हैलम के मतलब जो उनके दोस्त भी थे, दोस्त के साथ साथ टेनिसन के बहन की शादी भी उनसे तय हो गई थी। और वो जो मरे हुए थे नेचुरल डेथ थी, क्योंकि मैं पूरी आवाज आपकी पा नहीं पाया लेकिन मैं उससे को रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हुई थी। और वो जो है एक चर्च के पास दफनाए गए थे। और उसका पूरा एक मंजर जो है वहां पर आपको नजर आता है कि कैसे पोएट ने दिखाया, जब वो कहते हैं ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन सो सी, एंड आई वुड नॉट अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। आगे की लाइनें वो करते हैं। तो उसमें, हाँ गजेंद्र जी, अगर आपको समझ में आ गया हो या मेरी आवाज जा रही तो ठीक है, या अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन टेल मी। इन मेमोरियम ना, इन मेमोरियम, जो इन मेमोरियम है, इन मेमोरियम जो है एक लॉन्ग पोयम है और ये लाइन उसका हिस्सा है। ब्रेक 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 इज द पार्ट ऑफ इन मेमोरियम। लेकिन जो एलिजी, ये जो एलिजी है, ये एलिजी केवल ब्रेक 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 है, पूरी पोयम जो है एलिजी नहीं है। पूरी पोयम उन्होंने अपने दोस्त को डेडिकेट किया हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ लाइनें हैं जो एलिजाइक पोयम के रूप में है। और किसी को कोई डाउट कि मैं आगे बढ़ूं? गुड मॉर्निंग। या शिल्प। या when I talk about types of algae, then remember madam ki primarily you will find that ki there are only two types of algae. One is pastoral algae from the point of setting, I told you. And second is what? Second is only and only that is dirge. That is, I would like to say ki that is algae, but it's shorter than algae.
But when you talk about ki Threnody, then I just use the word ki Threnody is equivalent to dirge. It means that ki what is dirge, the same is Threnody. There is no difference. Then after it I told you कि देर इज मोनोडी, और मोनोडी का मैंने बताया था कि मोनो मीन्स सिंगल एंड दिस मोनोडी मीन्स इफ देर इज अ सिंगल अट्रेंस या इफ देर इज अ सिंगल स्पीकर। तो ऑल द पोएम्स आर एलिजीज, जो भी आपने बताया मोनोडी थ्रोनोडी, ये सब एलिजीज है। लेकिन उसकी कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग हो जाती हैं। जब कुछ अलग हो जाती हैं तो उनको एक नया नाम दे दिया जाता है। अगर आप सबको इंक्लूड करेंगे तो यह एक सागर है, और इस सागर में तमाम तरह की नदियां आकर के मिल रही हैं, जिसमें से एक थिरनोडी है, एक मोनोडी है, एक डर्ज है, एक पेस्टोरल है, एक मॉडर्न एलजी है। अगर हम क्लासिफिकेशन ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करेंगे तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में एलजी को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा मॉडर्न एलजी होगा और दूसरा हिस्सा ट्रेडिशनल एलजी होगा। जिसमें डिफरेंस क्या आएगा, जिसमें डिफरेंस यही आएगा कि ट्रेडिशनल एलजी में किसी भी आदमी की मौत को बहुत ही, किसी भी आदमी का मतलब कि जिसके ऊपर आपने पोयम कंपोज किया हुआ है, उसकी डेथ को एक बिग लॉस के रूप में देखा जाता था फादर कम्युनिटी एंड फादर सोसाइटी। लेकिन मॉडर्न एलजी में उसकी डेथ को एक नॉर्मल डेथ के रूप में देखा जाता है, और वहां पे ये नहीं करते कि ऑल द पीपल या नेचर दे ऑल आर इंगेज्ड या दे ऑल आर जस्ट लेमेंटिंग आर क्राइंग। नो, द पीपल आर बिजी इन डूइंग देयर ओन जॉब, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स आर एनी वन। मॉडर्न एज में दिखाने की कोशिश की जाती है। तो या पहले 1 मिनट शिल्पी जी का, या एक-एक करके जो है। तो जो जो ये बात है शिल्पी जी की, जो उसमें इस चीज़ को कैटेगराइज़ की जब हम बात करते हैं, तो कैटेगरी अगर देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। जितनी एलजी होगी, सब एलजी में कुछ ना कुछ पॉइंट कॉमन है। वो कौन-सी पॉइंट कॉमन है? लैमेंटिंग सॉन्ग। अब वही कोई एलजी छोटी होने की वजह से उसको डर्ज कह दिया गया। उसी में कोई एक सिंगल स्पीकर आया तो उसको मोनोडी कह दिया गया। किसी में उसकी सेटिंग जो है ग्रामीण अंचल हो गई तो उसको पेस्टोरल कह दिया गया। जिसकी जो सबसे पहले आई है, सबसे पहले पेस्टोरल एलजी ही आई है, फिर बाद में डर्ज मोनोडी ये सब चीजें आती हैं। या शिल्पी जी आप ये बताइए कि और ये चीजें पॉइंट क्लियर हो गया है? हाँ जी, जी बताइए। और आई थिंक कि कृष्णा जी फ्रॉम प्रतापगढ़, या हाँ। अलग ये है कि उसमें जो स्पीकर होगा, वह जो लैमेंट करने वाला होगा एक आदमी होगा, केवल एक होगा। उसमें उसमें जो है ग्रुपिंग नहीं होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसमें ग्रुपिंग नहीं होगा, पूरा समूह नहीं रोएगा, पूरा सोसाइटी नहीं रोएगा कि उसके साथ और भी लोग होंगे। अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन का मतलब यह है कि अगर मिल्टन वहां पे नजर आते हैं तो मिल्टन अकेले लाइमेंट कर रहे हैं, किसकी मौत पर लाइमेंट कर रहे हैं? ऑन द डेथ ऑफ हिज बोsom फ्रेंड एडवर्ड किंग। जो स्पीकर होगा केवल एक होगा, कहने वाला, पूरी घटना को बताने वाला केवल एक आदमी होगा। अटर का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक आदमी के द्वारा पूरी डेथ का पूरा जो वो चीज है, जो उसका पूरा चीज सिचुएशन है, उसको एक्सप्रेस किया गया है। ओ नो, आप ये बताइए ऐसा कैसे होगा कि वो केवल एक ही अकेले होगा, वही अकेले अकेले लैमेंट करेगा? जो पोयम होती है उसमें आथर जो है, जब जो है शेफर्ड और शेफर्डेस की बात करता है, तो उस शेफर्ड और शेफर्डेस में वो सबको इंक्लूड करता है। जब आप पेस्टोरल एलजी को देखते हैं तो उस पेस्टोरल एलजी में जो 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 लेमेंटिंग करने वाला होगा, केवल वही नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ और क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट को भी वह शामिल कर लेता है कि ये भी क्राई कर रही है। आप ये बताइए, ब्रेक 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 है, जो ब्रेक 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 पोयम है,
उस पोयम की केवल कुछ लाइनें ही हैं, लेकिन उस उन लाइनों में उसमें दिखाया रहा है कि समुद्र की लहरें भी विलाप कर रही हैं, और जो स्टेटली शिप्स है वो अलग दिशा में जा रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। जो फिशरमैन्स बॉय है वो सब चीजें खेल रहे हैं। तो एक्सप्रेशन जो कर रहा है वहां पे टेंशन तो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन अपने एक्सप्रेशन में उन्होंने इन सबको इंक्लूड कर लिया हुआ है। यू विल कम टू नो। आई थिंक कि फिर मुझे आगे चलना चाहिए। या कृष्णा जी, गजेंद्र जी। या व्हेन यू कम टू नो, तो ये ग्रीक का रहता है। ग्रीक में थियोक्रिटस और वर्जिल को जाता है, लेकिन सबसे पहले थियोक्रिटस को ही जाएगा। वो सिसिलियन पोएट थे, ग्रीक के जो है सिसिलियन पोएट थे। और जब ग्रीक की बात आ रही तो ग्रीक का मतलब ऑलरेडी यूनान की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां से उनका वो था। तो एक पॉइंट जो है ये समझ में आया। दूसरा चीज आपको ये बताना चाहते हैं कि देयर इज अ वर्ड, जो नेक्स्ट टॉपिक है, ईडल, IDYLL। जो ईडल है यह एक तरह का पोयम होता है, और ये जो है ज्यादातर लिरिक फॉर्म में होता है। कभी लिरिक में होगा, कभी जो है एक लांगर पोयम का हिस्सा होगा, कभी जो है किसी एलजी का भी एक, मैंने बताया नहीं था कि ईडल कोई पोयम नहीं होता है, बल्कि ईडल क्या होता है, एक मतलब एक अलग कोई वर्ड्स नहीं, बल्कि समटाइम्स यह लिरिक के भी रूप में होगा, कभी कभार एक लांगर पोयम भी हो सकता है, कभी किसी एलिजी का एक स्टैंजा भी हो सकता है, प्ले का भी, एपिक का भी, बैलेट का भी। तो आप ये समझिएगा कि इट्स इट्स नॉट इट्स नॉट अ टाइप ऑफ पोयम, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ पोयम, बट some verses. It's not a type of poem, but some verses in the form, some verses in the form of lyric, but some verses in the form of lyric. Sometimes, times, sometimes we find idle in play, comma, epic or ballad, LG epic or ballad, play, comma, LG epic or ballad। आपको मैंने पहले भी बताया था, ईडल कोई एक पार्टिकुलर पोयम नहीं है, बल्कि क्या होता है, वह एक कुछ लाइनें होती हैं जो प्ले में भी हो सकता है, बैलेट में भी हो सकता है, और यू विल कम टू नो सम अदर प्लेसेस में भी वो चीजें, प्लेसेस का मतलब कि जो फार्म्स है जैसे लिरिक हो गया, उन सब की में भी वो एक शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, एक रूप धारण कर लेती हैं। और जो ईडल होता है उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है पोएट का, वो ये होता है कि मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, FESTATION, ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा। मैनिफेस्टेशन माने शोइंग। इसका मतलब ईडल एक ऐसी पोयम होगी जिसमें चीजों को शो किया जाता है, जिसमें क्या होता है, शोइंग है, और शोइंग थ्रू पिक्टोरियल इमेज, चित्र बना करके, शोइंग थ्रू पिक्टोरियल इमेज, शोइंग थ्रू पिक्टोरियल इमेज। मैं इरेज कर दूं? शोइंग विद पिक्टोरियल इमेज। यू विल कम टू नो कि इसका जो ग्रीक में ये जो ईडल है, यह ग्रीक वर्ड है, और इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है अ लिटिल पिक्चर, इट्स अ ग्रीक वर्ड।
It's a Greek word, means a little picture. A little picture. दूसरा चीज होता है कि इट डज नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप. इट डज नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप. इसका कोई आकार डेफिनेट नहीं होता कि यह केवल लिरिक में रहेगा. मैंने बताया कभी ड्रामा का हिस्सा बन जाता है, कभी बैलेड का हिस्सा बन जाता है, कभी एपिक का बन जाएगा, कभी जो है एलजी में होगा, कभी लिरिक में. तो इट डज नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप. लेकिन वर्स में जरूर होगा. इट डज नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप. ईडिल की दो खासियत आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहली चीज की जो ईडिल होता है उसमें ब्रीविटी होती है. ब्रीविटी का मतलब वह छोटा होता है. ईडिल जो होगा उसमें क्या होगा, पहला पॉइंट कि उसमें ब्रीविटी होगा. दूसरा चीज उसमें पिक्टोरियल इफेक्ट होगा. ब्रीविटी पहला पॉइंट. पिक्टोरियल इफेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था पिक्टोरियल इफेक्ट का मतलब क्या है. पिक्चर बना करके जो है, वर्ड पिक्चर बना करके चीजों को दिखाई जाती है. पिक्टोरियल इफेक्ट. साथ ही साथ इसमें ग्राफिक डिस्क्रिप्शन होगा. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन के अलावा कलर इज यूज्ड एज इन पेंटिंग. एज कलर इज यूज्ड इन पेंटिंग, ऐसा प्रेजेंटेशन हम पाते हैं. एज कलर इज यूज्ड इन पेंटिंग. मैं फिर से बता दूं, जो ईडल है यह ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल पिक्चर. एक छोटी सी तस्वीर बनाई जाती है, और यह तस्वीर किस में होगी, कविता के रूप में होगी. इस कविता का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता. कभी लिरिक के रूप में होगा, कभी एलजी के रूप में होगा, कभी प्ले का हिस्सा होगा, कभी बैलेट का हिस्सा होगा, कभी लॉन्ग नैरेटिव पोएम का हिस्सा होगा. लेकिन इसकी दो खासियत जरूर है. यह छोटी होती है और इसमें पिक्टोरियल इफेक्ट होता है, और शब्दों के माध्यम से एक पूरा सीरीज ऑफ पिक्चर्स तैयार की जाती है. अब आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने इतना सी चीजें समझ लिया कि हाँ इसमें ये सब चीजें होती है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है उसको कंक्रीट इमेज दिया जाता है. एक ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है. अब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज गिवन कंक्रीट इमेज. आइडिया इज गिवन कंक्रीट, CONCRET, कंक्रीट इमेज. जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको कंक्रीट दिया जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट देने का मतलब जो है वो उसमें रहेगा. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज गिवन कंक्रीट इमेज. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज गिवन कंक्रीट इमेज. दिस इज द पॉइंट. यू विल कम टू नो कुछ एग्जांपल्स रहे हैं. वर्ड्सवर्थ का लाइन्स रिटन इन मार्च. वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है, लाइन्स रिटन इन मार्च. लाइन्स रिटन इन मार्च. मिल्टन का एल एलिग्रो. ये ये पूरी पोयम नहीं, मतलब उसकी कुछ लाइनें. ऐसा ना समझ लीजिएगा कि पूरी पोयम ही रही है एल एलिग्रो. ये मिल्टन वाली मैं बात कर रहा हूँ. शेक्सपियर की का जो ड्रामा है एज यू लाइक इट, उसमें भी ये चीज देखने को मिलता है. इसके अलावा जो है टेनिसन ने लिखा था ईडल ऑफ द किंग करके. टेनिसंस
Idol of the king. IDYLL. Idol of the king. Tennyson's Idol of the king. रेशमा एक आमलेट बना देना। और एक जो है सर 2 रोटी चटनी है भिंडी है मोटे 2 रोटी बनी है। एक आमलेट बना दो। ब्राउनिंग्स का ब्राउनिंग्स का जो है ड्रामेटिक इडल्स। IDYLLS ड्रामेटिक इडल्स। गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज। डिजर्टेड विलेज। वर्ड्सवर्थ का माइकल। वर्ड्सवर्थ माइकल। टेनिशंस का एनॉक आर्डन एंड डोरा। एनक आर्डन एंड डोरा। ये सब का सब जो है एग्जाम्पल रहा है ईडल का। तो मैंने आपको ईडल कंप्लीट कर दिया। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो ईडल है वह क्या है, उसमें ब्रीविटी है, मैनिफेस्टेशन है। जो ईडल है उसमें इन सब चीजों को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स या व्हेन यू गेट दीज पॉइंट्स, तो उसमें ब्रीविटी है, विजुअलाइजेशन है, ग्राफिक एलिमेंट्स है। एज कलर इज पुट इन पेंटिंग इन द सेम वे यू विल फाइंड वर्ड पिक्चर के माध्यम से बहुत सारी बातें तमाम मैंने एग्जांपल दिया और इसका कोई शक्ल नहीं होता, ये कहीं पे भी हो सकता है। बस आई एम आल्सो गेटिंग लेट। आई जस्ट वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ वन और टू पर्सन। फर्स्ट लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग। Now we have 32 attendees this time. I just want to know one or two person. How do you find the session? Yeah, have you any problem? Rakesh Yadav ji is saying ki no problem. Brajpal ji is yeah, ji Munishwar bhai, yeah. जी 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 हाँ या शाम को 6:40 से 8 बजे के बाद मेरी क्लास ओवर होने के बाद। हाँ हाँ या आई वॉज गेटिंग इट या या ओके। So then remember that ki, these days we are getting only some basic topics and all the videos are recorded and available on YouTube. That is available there. Yeah, YouTube and Teachment also दोनों जगह पे अवेलेबल है। तो और टीचमेंट पे मैंने उसका वो भी जो है मैंने कर दिया है, जो यूआरएल होता है वो भी मैंने किया। इवन टीचमेंट पे भी अवेलेबल है। टीचमेंट पे एक दिन मुझे बताना है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन है असाइनमेंट के, और उसमें ऑनलाइन टेस्ट का भी ऑप्शन है। तो शायद आपका जो अगला टेस्ट होगा ऑनलाइन ही होगा और वो वहीं पर ही होगा। तो यू कैन जस्ट गेट देयर, और बाकी शाम वाले में आप फ्री हो सकते हैं, वहां से चीजें कवर की जा सकती हैं। अच्छा, और किसी को कुछ, जस्ट आई वांट टू नो, ब्रजपाल जी आपको कोई प्रॉब्लम या ब्रजपाल जी?
Not getting your voice. Krish Kumar ji, Rakesh ji, RP Palnikhat. Yeah, I can't take the name of anyone. Means you all are here. Devesh Bhai is also here. Dharmpriya ji from Reel, she is also here. If anyone has any problem, he can share. Otherwise, I think that I have to end the session. Okay, okay, okay. रकीम जी, आपको रकीम जी, रकीम जी, शहजाद, शिल्पी जी, जो मेरे सामने दिखाई पड़ी। पूनम जी इज आल्सो हियर। पूनम जी, आई डिडंट गेट यू। पूनम जी, सारिका मैडम, ठीक, ठीक है। ओके, वी विल मीट इन द इवनिंग, एंड इन द इवनिंग वी विल डिस्कस अबाउट ओड।